नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सआरपी कॉइन के बारे में। इस वीडियो को दोस्तों ध्यान से और एंड तक सुनना, क्योंकि इसमें बहुत ज़रूरी बातें हैं एक्सआरपी से रिलेटेड जो आपको समझनी ज़रूरी है, और उसके बाद अपने डिसीजन आप ले सकते हैं इन्वेस्ट करने का या ना इन्वेस्ट करने का। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे लिंक दे दिए हैं, आप वहाँ पे जाके उनको चेक कर सकते हैं। जहाँ से हमें ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं एक्सआरपी की। तो एक्सआरपी जो दोस्तों ये एक कॉइन है जिसका अपना ब्लॉकचेन बना हुआ है। और अगर हम इसकी टोटल सप्लाई की बात करें तो इसका टोटल सप्लाई जो है वो 10,000 करोड़ एक्सआरपी है। और अगर हम सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो तकरीबन 4500-4600 करोड़ एक्सआरपी ऐसे हैं जो मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं। अब सर्कुलेट को समझना ऐसे जरूरी है दोस्तों कि 10,000 में से कुछ तो ऐसे हैं जो बर्न हो गए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो डेवलपर्स के अकाउंट में पड़े हैं, या कुछ ऐसे हैं जो ऐसे वॉलेट में पड़े हैं जिनको कई सालों से हिलाया ही नहीं गया है। तो इस तरह करके जो है एक सर्कुलेटिंग सप्लाई निकाली जाती है जो 4500-4600 करोड़ के आसपास, रफली 4850 करोड़ के आसपास जो है वो बैठ रही है। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन में हम इसके रैंक की बात करें दोस्तों, तो बहुत ही डिसेंट रैंक है इसका। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन में रैंक है वो है नंबर 7। बहुत ही अच्छा, बहुत ही डिसेंट रैंक है। कभी तो ये इससे ऊपर भी हुआ करता था, लेकिन टॉप 10 में एक्सआरपी कॉइन हमेशा चलता रहा है। तो दोस्तों अब जरा इसके बारे में हम करते हैं बात। ये तो हो गया इसका टेक्निकल। तो दोस्तों एक्सआरपी जो कॉइन है ये 2012 के आसपास, जून 2012 में ये लॉन्च हुआ था। और इसको 3 इंजीनियर्स ने लॉन्च किया था जिनके नाम थे डेविड, जेड और आर्थर। तो ये 3 बंदे जो थे इनका आपस में जो है डिस्प्यूट हो गया था। आपस में नहीं हुआ था, बेसिकली जो जेड था उसका डिस्प्यूट हो गया था। तो एक सेटलमेंट किया गया, और उस सेटलमेंट के मुताबिक उसको रफली रफली 503 करोड़ एक्सआरपी दिए गए। तो वो एक्सआरपी लेने के बाद जेट जो है वो रिपल कंपनी जो कि एक्सआरपी की पेरेंट कंपनी है, ऑल्दो ये डिसेंट्रलाइज्ड है लेकिन रिपल उसको मैनेज करती है। जैसे बाकियों के केस में जो फाउंडेशंस हैं, जैसे इथरम के केस में इथरम फाउंडेशन उसको मैनेज करती है, रिपल जो है एक्सआरपी को मैनेज करती है। तो दोस्तों जेड जो है अपने 503 करोड़ एक्सआरपी लेकर अलग हो गया। तो अब जब भी मार्केट में इसका प्राइस में थोड़ा बूम करता है वो इसको थोड़ा थोड़ा करके सेल करता रहता है। तो ये इसका प्राइस जो है वो उतना ग्रो नहीं कर पाया जितना कि इसको कर सकता था या करना चाहिए था। एक तो मेजर उसका कारण था कि वो अपनी 503 करोड़ की होल्डिंग को जब भी प्राइस उठता था वो उसको सेल कर देता था। लेकिन एक अच्छी खबर, एक खुशखबरी यहाँ ये है कि उस 503 करोड़ में से अब उसके पास सिर्फ 11 करोड़ जो है एक्सआरपी बचे हुए हैं। और दूसरा जो इशू था एक्सआरपी के साथ वो था एक कोर्ट केस। ये तकरीबन दिसंबर 2021 में सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो कि यूएस की रेगुलेटरी अथॉरिटी है फाइनेंशियल की, स्टॉक मार्केट की, उन्होंने एक नोटिस इनको इशू किया था। उस नोटिस का रिप्लाई देने की बजाय रिपल कंपनी जो है वो कोर्ट में चली गई। तो ये नोटिस तब से लेके अब तक चल रहा है, 2021 से लेके तकरीबन 1.5-2 साल के करीब इस केस को चलते हो गया है। 1.5 पौने 2 साल के आसपास मान लीजिए इस केस को चलते हो गया है। तो होपफुली इसी ईयर में इसका डिस्प्यूट भी रिजोल्व हो सकता है। और अगर ये डिस्प्यूट रिजोल्व हो जाता है और जेड की जो होल्डिंग है वो ऑलरेडी कम हो चुकी है, वो बहुत सारा पार्ट अपना सेल कर चुका है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही प्लस पॉइंट बैठते हैं रिपल के लिए, एक्सआरपी के लिए, एक्सआरपी कॉइन के लिए। एक्सआरपी का अपना ही ब्लॉकचेन है, इसका ट्रांजैक्शन पर सेकंड 15 है, जो कि आपको बहुत कम लगेगा। लेकिन इसका जो डिसेंट्रलाइजेशन है या इसकी जो पुरानी हिस्ट्री है वो इसको सरवाइव करने में हेल्प करती है। आपने अभी देखा होगा पास्ट में कैसे टेरा लूना एक इतनी बड़ी ब्लॉकचेन थी, वो क्रम्बल कर गई, वो खत्म हो गई, वो ऑलमोस्ट डेड जैसी हो गई है। लेकिन इसकी जो हिस्ट्री है वो इसकी, ऑल्दो इसका टीपीएस कम रहेगा लेकिन इसको वो सर्वाइव करने में हमेशा हेल्प करेगी। तो हमेशा अपनी मुसीबतों से रिपल जो है वो फाइट करती आई है। और शुरू में जब ये लॉन्च हुआ था तो इसकी जो सप्लाई थी 10,000 करोड़, उसको बहुत ज़्यादा बोला जाता था। ये कहा जाता था कि 10,000 करोड़ की सप्लाई बहुत बड़ी बात है, और ये लाइफ में कभी $1 को टच नहीं कर सकता, क्योंकि $1 को टच करने का मतलब था 10,000 करोड़ यूएस डॉलर का मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो ये उस समय की बात है, मैं इसको बहुत सुनता था, समझता था। तो बार बार एक ही बात उठती थी कि यार इतना बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी कॉइन का कैसे हो सकता है। लेकिन
इसने उस एक डॉलर को क्रॉस भी किया, इसने 3 सवा 3 यूएस डॉलर के आसपास इसके प्राइस ने पकड़ा, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जैसे ही ये उस प्राइस के आसपास पहुंचा, इसमें मेजर सेलिंग आई जिसमें जेड का भी बहुत बड़ा हाथ था, तो वो कहीं ना कहीं उसको फिर से नीचे दबा दिया है। अब अगर ये दोनों इशू, जेड वाला इशू जो कि ऑलमोस्ट सोल्व है, 11 करोड़ एक्सआरपी उसके पास बचे हैं, और कोर्ट केस भी अगर जल्दी सोल्व हो जाता है तो और इनकी फेवर में आ जाता है, तो उसके बाद रिप्पल कंपनी पब्लिक लिस्टिंग के लिए भी जाएगी। रिप्पल कंपनी के जो शेयर है वो पब्लिकली स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएंगे। तो इस तरह जो सिचुएशन बन के आ रही है वो दो चीजें हमें वेट करनी है, दो भी नहीं, मैं उसको एक ही मानता हूं कि सेक एसईसी में जो इनका केस चल रहा है उसका क्या डिस्प्यूट का जो रेजोल्यूशन है वो निकलता है। 11 करोड़ की जो होल्डिंग है जेड वाली, अगर वो 500 करोड़ उसने सेल कर दिया और लोगों ने बाय किया है तो 11 करोड़ भी किसी तरह निकल जाएगा, कोई परेशानी वाली बात मेरे को लगती नहीं है। और दोस्तों अगर मैं प्राइस की बात करूं तो इसका जो इस टाइम प्राइस है वो तकरीबन 32 सेंट के आसपास, और अगर आईएनआर में बात करूं तो 28-30 रुपए के आसपास चल रहा है। और इस बुल रन में अगर कोई भी इशू सोल्व नहीं होता है तो भी मिनिमम टू मिनिमम 1 से 1.5 यूएस डॉलर इसको पकड़ना चाहिए, जो कि 80 से 120 रुपए के आसपास बैठता है। तो दोस्तों इसी तरह जुड़े रहो क्रिप्टो की ऑथेंटिक जानकारी के लिए। धन्यवाद।